पर नजर रखनी है बाजार की एक बड़ी खबर पर, जो कल भी हमने आपके लिए हाईलाइट करी थी, जो चीन के रियल एस्टेट मार्केट में उछाल हो रहा है और उसकी वजह से बाकी मार्केट्स में कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, उस पर कुछ और फॉलो ऑन रिसर्च करके आए हैं कुशल। और कुशल, बताइए किस तरह के इस समय आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ये जो चीन में एवरग्रांड कंपनी की क्राइसिस आई है, क्या माना जा रहा है इस समय बाजार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए तो ये मामला जो है काफी जो है लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है, जहां पर एवरग्रांड के चेयरमैन का कल बयान आता हुआ दिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी ये डार्केस्ट ऑफ द मोमेंट्स है, इससे ये बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। वो काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होम बायर्स हों या फिर इन्वेस्टर्स हों या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो उसकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है एवरग्रांड के चेयरमैन की तरफ से आते हुए दिखे। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पहला तो रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरा है डिफॉल्ट। तो रीस्ट्रक्चरिंग पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये आउटकम निकल कर आता है, आप देखिए 23 सितंबर को इनको करीब $83.5 मिलियन का जो है इंटरेस्ट पेमेंट है वो ये करना होगा इनको। पर उसके पिछले हफ्ते ही, यानी कि अब से एक हफ्ते पहले ही कंपनी ने हाईलाइट किया था कि अभी जो उनकी कैश फ्लोज की पोजीशंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो दो सिनेरियोज में सबसे पहला सिनेरियो रीस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है, जहां पर जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इनके जिन भी बैंकों का इनमें एक्सपोजर है वो इनको कहे कि आप यहाँ पर जो पेमेंट टर्म्स हैं या फिर जो पेमेंट टेनियर है उसको एक्सटेंड कर दे। तो एक टेम्पररी रिलीफ कंपनी को मिलती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी को कर्ज देने वालों में अगर आप देखें तो 128 बैंक्स हैं और 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो काफी बड़े सेट ऑफ नंबर्स जो हैं जिनका एक्सपोजर एवरग्रांड में है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं उनको अपनी तरफ से प्रोविजनिंग भी इसकी करनी होगी आगे आने वाले समय में, अगर ये पेमेंट टेनियर एक्सटेंड वगैरह भी करते हैं तो। और साथ साथ कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स हैं या फिर जो इनके नॉन प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसको बेचने में भी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अभी जो मौजूदा क्रेडिट रेटिंग्स लगातार डाउनग्रेड हो रही है उससे इनको ये सब बिक्री करने में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो एक रीस्ट्रक्चरिंग हो तो सकती है, पर कहीं ना कहीं उसके बाद लिक्विडिटी की इशू परसिस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। दूसरा जो आउटकम है वो है डिफॉल्ट का। अगर ये होता है तो यहाँ पर और ज्यादा कंटेजियन इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर सबसे पहले तो सरकार से सहारा मिलने की संभावना नहीं है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल रेटिंग की। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है तो इन ऑल लाइक्लीहुड एवरग्रांड जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जितने भी बैंक्स हैं जिनका काफी बड़ा एक्सपोजर है एज ए परसेंटेज ऑफ लोन बुक भी एवरग्रांड को, वो जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं। वहां पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। साथ ही जो निवेशक हैं जितने भी जिन्होंने भी एवरग्रांड के जो बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं वहां पर निवेश किया है, तो उनकी जो रिकवरी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। और इसी वजह से जितना भी जो प्रॉपर्टी मार्केट है चाइना में उसके लेकर भी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक गिर सकता है। इनफैक्ट जितने भी इसके अलावा एवरग्रांड के अलावा भी और जितने प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। और जितने भी सप्लायर्स या फिर जो भी मटेरियल सप्लाई करते हैं इन सब कंपनियों को, उनको भी काफी बड़ा घाटा या फिर वो भी बैंकरप्सी घोषित कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट अगर होता है तो उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। के लिए चीन के पूरे डेवलपमेंट जो दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा डर बढ़ाते हुए, जरा चोपड़ा साहब से इस पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, कल बहुत डर लग रहा था, आज थोड़ी हिम्मत आती हुई दिख रही है। और वो सारा का सारा ऐसा नहीं कि एवरग्रांड से हुआ हो या चीन से हुआ या हांगकांग को देखकर, बस इंडेक्स देख के आ जाता है कॉन्फिडेंस। इंडेक्स ऊपर तो बजाएगा, मामला निपट जाएगा। इंडेक्स नीचे आया तो ऐसा लगता है अब क्या होगा। तो क्या डरना है या फिर ठीक है ये भी हो जाएगा? देखिए, रेजोल्यूशन तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, मुझे लगता है। दो चीजें हैं अनिल जी, अभी जो बात हो रही थी कि जो भी उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और बहुत सारे होम बायर्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो एक तो कर्जा बिल्कुल एसेट बैक्ड है, तो ये बात समझनी होगी कि वो कहीं ना कहीं कोई रियल एस्टेट बैक्ड कर्जा है और उसमें से काफी पोर्शन जो है वो चाहे सस्ते में भी अगर रियल एस्टेट बिक जाता है, प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, तो भी उसमें से रिकवरी हो जाएगी। तो ये कोई बिल्कुल ही ब्लैंक कर्जा नहीं दिया हुआ, बिना किसी कोलेटरल के कर्जा नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा ढांढस बनाने वाली बात है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी भी है, और हो सकता है साहब कि बाजार ये बात जानता हो कि शायद गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट कुछ कर रही हो, संभावना है
क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं सरकार आगे हाथ बढ़ाकर उस कंपनी को बेल आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत सारे होम बायर्स भी हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे और काफी बड़ी कंपनी है। एक जो और अटकलें लगाई जा रही थी, जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो रियल एस्टेट प्लेयर है वो काफी मात्रा में सीमेंट, स्टील जैसे प्रोडक्ट्स को यूज करता है और भारतीय कंपनियां करीब करीब जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो उसका 25 से 30% के बीच में जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफी बड़ी मात्रा में चाइना हमारा इंपोर्टर है स्टील का। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोसेस्ड स्टील है और स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लेके भी बहुत ये अटकलें लगाई जाती है कि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है या कोई बहुत बड़ी कंपनी डूब रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनीज का जो स्टील एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तीसरी चलते हुए हमने देखा है कल टाटा स्टील जैसे दिग्गज काउंटर्स के अंदर भी 10% का गिरावट देखी, 10-12% गिरा सर्किट लगा कल टाटा स्टील में, जो कि एक आम बात नहीं है टाटा स्टील जैसे स्टॉक में सर्किट लगना। और JSW में भी और जिंदल स्टील एंड पावर में भी, और आज भी हम देख रहे हैं मेटल्स में कहीं तेजी है। तो एक मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद कुछ अच्छी खबर हो इस कंपनी को लेके, तो संभावना है कि कोई रेजोल्यूशन हो जाए। और जो आपने बात बोली कि डरना नहीं है कि डरना है, मैं ये कहूंगा कि जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी हैं, मुझे लगता है मेटल काउंटर्स में अभी भी वैल्यूएशंस को बहुत स्ट्रेच नहीं है। और गिरावट के बाद जिंदल स्टील जैसा कंपनी जो कि अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ डर है? मेरे को नहीं लगता कि अगर कहीं गिरावट हुई भी तो जिंदल स्टील जैसा कंपनी वापस नहीं आएगा या JSW वापस नहीं आएगा या टाटा स्टील वापस नहीं आएगा। ये सारी वो कंपनियां जो अब 5, 6, 7 की PE पे ट्रेड कर रही हैं और कहीं पे भी डर वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी है, चाहे वो हिंडाल्को जैसी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में अभी भी एक अच्छा सेंटिमेंट बना रहना चाहिए और चीजें रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा डरने की नहीं, समझने की और अच्छे स्टॉक्स चुनने की जरूरत है।